तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज वैसे तो है 18 अप्रैल, लेकिन ये इंटरव्यू है मेरे साथ वाले दिन का ही, 15 अप्रैल का ही इंटरव्यू है ये भी। और 20 से 22-23 मिनट इनका इंटरव्यू चला था और उन्हीं मंजू मैडम के बोर्ड में ही इनका इंटरव्यू था। तो सबसे पहले इनसे पूछा गया 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, फिर बीटेक कहाँ से की। सेम जैसे मेरे से भी ऐसे ही शुरुआत हुई थी। फिर उनसे पूछा गया आपने प्राइवेट फील्ड में काम किया है तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में कौन सा अच्छा है। मेरे यहाँ से ले लिया था कि आप पहले से जॉब में, मतलब आप तो इतनी अच्छी जॉब में हैं तो फिर आप इधर क्यों आना चाहते हैं, है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन तो मंजू मैडम मतलब सभी चेयरपर्सन पूछते हैं, फिर मेंबर सेकंड को दे दिया जाता है। तो मेरे से भी यही पूछा था, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज, है ना, इनसे भी यही पूछा गया। पहला क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, क्यों हो रही है। फिर पूछा गया ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है, ठीक है। फिर पूछा गया वापस अर्थ का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, यही पूछा। मतलब ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं इन्होंने बता दिया होगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है ये भी इन्होंने बता दिया होगा। फिर वापस से पूछा कि अर्थ का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। भाई ग्लोबल वार्मिंग अर्थ का टेम्परेचर तो बढ़ा रही है और क्या कर रहा है। फिर इनसे पूछा गया लॉन्ग वेव्स और शॉर्ट वेव्स। इन्होंने बताया होगा कि मैम ऐसे ऐसे दीर्घ किरणें आती हैं, पृथ्वी की लघु सौरी किरणें तो लघु किरणें कहलाती है और पृथ्वी से जो वापस परावर्तित होती है वो दीर्घ किरणें कहलाती है। तो दीर्घ किरणों को वायुमंडल ज़्यादा अवशोषित करने लगता है तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो फिर इनको पूछ लिया लॉन्ग वेव्स और शॉर्ट वेव्स, मतलब ये और भी पूछ लिया इसमें क्या डिफरेंस है। फिर मेंबर थर्ड ने पूछा कि बांसवाड़ा, जैसे इनका स्टेट वो डिस्ट्रिक्ट होगा बांसवाड़ा, तो फिर इनसे पूछा गया बांसवाड़ा के प्रमुख टेम्पल कौन सा है। फिर बांसवाड़ा के प्रमुख फासले क्या पूछा है, अच्छा सॉरी फसलें कौन सी है और बांसवाड़ा के प्रमुख फ्रूट्स कौन से हैं। तो बेसिक क्वेश्चन अपने डिस्ट्रिक्ट से इनसे पूछे गए। तो ये जैसे कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है इतना तो इससे तो बहुत ज़्यादा अपन ने अपना डिस्ट्रिक्ट तैयार किया है, क्योंकि अपन को तो यही सिखाया जाता है ना कि सबसे पहले अपना डीएफ पूरी तरह से तैयार कीजिए। तो उसमें अपने पास अपनी नेम हॉबी के अलावा फिर डिस्ट्रिक्ट ही आता है सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो अपन इतना तो तैयार कर ही लेते हैं। तो ये भी इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आपके कौन सी किस्म के आम होते हैं, इन्होंने आम बताए होंगे तो फिर बताया कि आपके कौन से किस्म के आम होते हैं। फिर इनसे पूछा गया मंगराह धाम, बेणेश्वर धाम तो डूंगरपुर में है। इनसे पूछा गया मंगराह धाम कौन सा है, या फिर मैं सही नहीं पढ़ रही हूँ इस वर्ड को, या फिर इस वर्ड में कुछ मिस्टेक है, पता नहीं। आपके वहाँ से राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री बने हैं कौन है और कितनी बार बने हैं, ये इनसे पूछा गया। फिर बांसवाड़ा में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ पूछ ही रहे हैं वो, बांसवाड़ा नहीं तो राजस्थान। अपने डिस्ट्रिक्ट की पूछ लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट नहीं आता तो राजस्थान पूछ लेते हैं। ये अपन ने कई सारे मॉक्स में देख लिया है ना। आप बीटेक के बाद यहाँ क्यों आ रहे हो तो 2 बार पूछ लिया ना, इधर क्यों आना चाहते हो। मेरे से भी सेम ऐसे ही हुआ था, एक बार पहले मंजू मैडम ने पूछ लिया था, फिर एक बार दूसरे मेंबर ने, अच्छा तो आप स्कूल लेक्चरर हो तो फिर इधर क्यों आना चाहते हो, तो इतनी अच्छी जॉब है, इतना अच्छा फील्ड है। इनसे भी 2 बार पूछ लिया जॉब में आपका क्या काम होता है। फिर मेंबर फोर्थ ने पूछा नक्सलवाद और जम्मू कश्मीर के आतंकवाद में क्या समानता है और क्या असमानता। ये तो दोस्तों प्रिपेयर कर ही जाइएगा। नक्सलवाद, माओवाद, साम्यवाद, समाजवाद, आतंकवाद, ये 5-6 टर्म हैं जो इंटरव्यू के लिए बेसिक होती है। किसी से माओवाद और मार्क्सवाद में भी अंतर पूछा गया है, किसी साम्यवाद समाजवाद में भी पूछा गया है, और आजकल क्योंकि नक्सलवाद चल रहा है तो नक्सलवाद और आतंकवाद में भी अंतर भी और समानता भी, दोनों चीज़ें आप पढ़ जाना क्योंकि ये पूछ रहे हैं। क्योंकि ये बेसिक सा एक क्वेश्चन हो जाता है, जब उन लोगों को कुछ नहीं समझ में आता तो ये बड़ी घटना अब से हुई थी, नहीं तो नक्सलवाद भूल गए थे वो लोग, फिर भी ये बड़ी घटना एक हुई है तो ये उनके याद आ ही जाता है। नक्सलवाद के कारण पूछ लिए। फिर जम्मू कश्मीर के नाम से उनको 370 याद आ गई, तो 370 को हटाना क्या सही है क्या, और 335 क्या है। तो दोस्तों अपन को सपोर्ट, मतलब आप सबको पता ही है सपोर्ट तो करना ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उठाए हैं कदम 370 को हटाने के, तो ऑब्वियसली अपन को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना। ऐसा नहीं है कि हर मामले में सपोर्ट करना है, लेकिन 370 और 35 है तो मतलब सही है हटाने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो पा रहा था। और इसके अलावा भी हम देखते हैं तो 30 से 35%
वहाँ पे आतंकवादी घटनाओं में कमी भी आई है 370 हटाने के बाद। इंडस्ट्रीज जाने लगी हैं, वहाँ पे कई सारे कानून जैसे राइट टू एजुकेशन का हो गया, आरटीआई हो गया, अब वहाँ पे लागू हो गए। महिलाओं को भी कई अधिकार मिले हैं। पहले उनकी महिला, जम्मू कश्मीर की महिला आउट ऑफ स्टेट शादी कर लेती थी ना, तो संपत्ति के अधिकार खत्म हो जाते थे, तो अब वो भी वहाँ की महिलाओं को प्राप्त होने लगे। इसके अलावा वहाँ पे जो उज्ज्वला स्कीम है, मैंने एक वीडियो देखा था टीवी में, तो ये जो उज्ज्वला स्कीम है ना, उज्ज्वला नहीं सॉरी सौभाग्य स्कीम, जिससे लाइट पहुंचाई जाती है गांव में, तो सौभाग्य स्कीम से शोपिया जिला था या कहाँ का तो वो वीडियो था, उसमें ना मतलब अल्टीमेटली वो लोग रो रहे थे। वो कह रहे थे कि आज़ादी के इतने सालों बाद में हमने पहली बार लाइट देखी है। और ये सब इसलिए हुआ है कि वो 370 हटी है, क्योंकि हटने के बाद गवर्नमेंट भी तो ये दिखाना चाहती है ना लोगों को कि हटने के बाद विकास हुआ। चलो विकास तो पहले भी कर रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट जानबूझ के दिखाएगी कि हटने के बाद में हम अच्छा कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों वहाँ पे बिजली पहुँच रही है। इसके अलावा एक वो था केसर की खेती, वहाँ पे जो ख़त्म हो चुकी थी है ना, अब वापस से केसर पार्क स्थापित, मसाला पार्क, केसर को उगाने के लिए नई नई किस्में, केसर को जीआई टैग दिलाने के, ये बहुत सारे काम 370 हटाने के बाद में सरकार कर रही है ना। इसके अलावा एक और स्कीम थी, हिमायत स्कीम थी शायद, उसका नाम हिमायत ही थी या हिफाजत तो नहीं थी, हिमायत ही थी है ना। तो वो चलाई जा रही है। उसमें क्या कर रहे हैं, वहाँ के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट सिखा रहे हैं। जैसे अपने स्किल डेवलपमेंट होती है ना, तो उनको सिखा रहे हैं। तो किसी को टेलरिंग सिखा रहे हैं, किसी को कुछ सिखा रहे हैं, तो उन लोगों को रोजगार की तरफ मोड़ रहे हैं। तो 370 के हमको बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव याद करके जाने हैं। और आपको भी एक अभी वहाँ पे अरोमा की कृषि भी होने लगी। अरोमा की कृषि के लिए भी बहुत चर्चा में। अरोमा क्या होता है, एक मतलब फूल टाइप का कुछ होता है, जिससे ये सेंट मतलब डीओ बनता है। अपन लाते हैं ना अरोमा के फ्रेग्रेंस वाला डीओ है ना, बहुत महंगा होता है वो फूल, या जो भी है उसके फूल ही होता है शायद, वो फल तो नहीं होता। उसकी कृषि को भी अभी बढ़ावा दिया जा रहा है। कश्मीर की जलवायु उसके लिए उपयुक्त है। तो बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपन गिनाते हैं ना, तो उनको लगता है कि बहुत अच्छी जानकारी है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें 370 और 35, ये तो पूछ ही रहे हैं 35 से जैसे ज़मीन का फ़ायदा मिला है, कि पहले उनकी ज़मीन, अगर कोई ज़मीन खरीदेगा ही नहीं, उनके तो भाव ही नहीं होंगे ना। तो अब लोग उनकी ज़मीन खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिनके पास ज़मीन है उनके भाव तो बढ़ेंगे है ना, क्योंकि खरीदने आ रहे हैं लोग। अब वहाँ पे टूरिस्ट चीज़ बनेंगी, होटल्स बनेंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट और मुख्य धारा में कहीं ना कहीं आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस धारा के हटने के बाद में मुझे नहीं लगता, बहुत कम, अगर नकारात्मक प्रभाव होगा इन दोनों का तो बहुत कम होगा, मतलब हटाने का। बाकी अच्छी चीज़ें ही इससे हो भी रही हैं और आगे भी होने वाली है। अभी जो किसान रास्ता रोक रहे हैं वो क्या सही है क्या, तो इसका भी अपन को इस तरह से ही बोलना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तो मतलब संविधान ने हमें दिया ही है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन हम हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग हम इस तरह से करें कि किसी और की कोई भी मूल अधिकार का हनन नहीं हो। तो मतलब किसानों को बिल्कुल किसी भी कानून का, किसानों को नहीं, किसी को भी विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वो विरोध शांतिपूर्वक तरीके से हो और सार्वजनिक कार्य में बाधा ना बने। तो इस तरह से बिल्कुल उचित है। फिर वापस मंजू मैडम ने पूछा, कोरोना गाइडलाइन बताइए, अभी कितनी सारी करी है। शादियों में 50 लोग कर दिए, स्कूल्स बंद कर दी, 9 तक की, 10th-12th वालों को क्रमोन्नत कर दिया, 10th वालों को, और जैसे 9th-8th वालों को तो कर ही दिया। फिर एनईपी याद आ गई। एनईपी क्या है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। एनईपी में हायर एजुकेशन के प्रावधान क्या किए गए। हायर एजुकेशन में दोस्तों वो ज़रूर देख लेना, वो अभी टारगेट लिया गया है ना इसका, कि पहले शायद 65, अब मुझे डेटा रिवाइज किए हुए कुछ दिन हो गए हैं, तो 65% अभी जैसे स्कूल याद नहीं है मुझे कितनी परसेंट उपस्थिति अभी है जिसको बढ़ाने का जैसे लक्ष्य रखा गया है, जैसे लोअर में भी और हायर में भी, तो वो बहुत ज़्यादा रख दिया गया है। तो अपन एनईपी तो बढ़ाइयाँ तो सबको पता ही है, वो लोग कमियाँ भी पूछ रहे हैं ना, तो उस कमी में एक ये कमी भी दर्शाते हैं कि जो ये टारगेट रखे गए हैं ना इतने लोगों को, मतलब स्कूल में एडमिशन करवाने का और ड्रॉप आउट रेट रुकवाने का, वो बहुत ज़्यादा टारगेट रख लिए गए हैं। एक ये भी रखा गया है ना कि शिक्षा पर अब 6% खर्च किया जाएगा। अभी तक 2.43 या फिर लगभग अपन 2.3 मान सकते हैं,
तो ये लक्ष्य भी बहुत बड़ा रख लिया गया है कि 6% का लक्ष्य बहुत बड़ा होता है। एक कमी हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्था तो आपने कर दी, कोडिंग की भी कर दी है ना, और लोकल लैंग्वेज में सिखाने की भी कर दी, और स्किल डेवलपमेंट मतलब वही कौशल वो करते हैं ना, मतलब बिजनेस वाली ऑक्यूपेशन वाली शिक्षा दी जाएगी, बट उनके लिए टीचर कहाँ से लाओगे इतने क्वालिफाइड, है ना। और उसके लिए स्ट्रक्चर भी तो करना पड़ेगा आपको स्कूल्स में, हर स्कूल में हर क्लास में जितने बच्चे उतने कंप्यूटर भी तो होने चाहिए ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अपने पास में, तो कमियां भी हमको पता होनी चाहिए कि कहाँ कमियां रह गई है। एक ये कर दिया ना कि थर्ड मतलब 5वीं तक मातृभाषा तो ज़रूरी है और इंग्लिश को कंपलसरी न बना के वैकल्पिक बना दिया है। अब क्या होगा कि सरकारी स्कूल में तो इंग्लिश पढ़ाए ना पढ़ाए टीचर पे डिपेंड है, लेकिन प्राइवेट में तो ये कभी हो नहीं सकता ना इंग्लिश नहीं पढ़ाए। फिर अगर मान लो बच्चा 5वीं में पढ़ के इंग्लिश सीखने जा रहा है, क्योंकि 5वीं के बाद में इंग्लिश कंपलसरी है, तो वो बच्चा कहाँ बीट कर पाएगा। पहले से गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा सरकारी स्कूल से मतलब इससे प्राइवेट स्कूल के बच्चों से पीछे रहता है। तो इस कदम को भी कोई बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं बताया जा रहा है। और एक छोटी सी कमी ये भी बोलते हैं कि अभी जैसे विदेशी कह रहे हैं ना, पहले अपने नालंदा और इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे कि विदेशों के लोग यहाँ पढ़ते थे, अभी भी विदेशी लोगों के लिए अब की वही वापस से शिक्षा का उस जैसा स्तर बनाया जाएगा जैसे इंडिया में पहले था। तो उसमें क्या किया गया है कि मतलब जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है विदेशों की, इनको भारत में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब भारत में अपनी शाखा स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। तो इसके लिए कहा जा रहा है, जैसे शिकागो यूनिवर्सिटी, मतलब शिकागो इतनी बड़ी की तो पता नहीं आए, लेकिन जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी ब्रांचेज अगर यहाँ आती हैं तो वह शिक्षा बहुत महंगी हो जाएगी। अभी अपने शिक्षा को सस्ती करने पे जोर दिया जा रहा है, फिर महंगी हो जाएगी तो वो गरीब बच्चों की तो पहुँच से बाहर हो जाएगी। तो कमियाँ अगर गिनाने को बोले तो ऐसी कमियां हम गिना सकते हैं जो प्रैक्टिकल भी लगे और उन लोगों को लगे कि हाँ यार ये तो कमी दिख रही है ना। तो ऐसी कमियां हम गिना सकते हैं। फिर एनईपी में हायर एजुकेशन के क्या प्रावधान किए गए हैं, और अपने राज्य के पड़ोसी राज्य उन्होंने पूछ लिए, होप फॉर द बेस्ट इन्होंने लिखा है। अच्छा इंटरव्यू था। मंजू मैम बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट सा इंटरव्यू लेती है, मेरे जितने क्वेश्चन इनसे बने हैं और अच्छा सा वही सेम से ही क्वेश्चन आ रहे हैं मंजू मैडम के, है ना, मेरे जैसे सही लगा मुझे ये इंटरव्यू भी। तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। ऑल द बेस्ट गाइस। बहुत जल्दी इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, घबराएं नहीं। अगर लॉकडाउन ही लग गया, शायद हो सकता है 15 डेज़ का लॉकडाउन लगने वाला है, खबरें तो ऐसी आ रही है, तो वो लग जाए। लेकिन 30 के बाद के जो इंटरव्यू हैं मुझे लग रहा है कि वो जारी रहेंगे, क्योंकि है ना भूपेंद्र सर नहीं चाहते हैं इंटरव्यू खिसके, क्योंकि कई बार उन्होंने बोल दिया बच्चों को आगे, हमें पता है आप बहुत दिन से कोर्ट वोर्ट में लड़ते लड़ाते यहाँ आए हैं, हम भी आपका इंटरव्यू, और जिस तरह से आरपीएससी ने पैनल बनाए थे इतने सारे, तो वो चाहती है करवाना, लेकिन मजबूरी में कुछ ना कुछ अपनी, पता नहीं ये वैकेंसी कौन सी घड़ी में आई थी कि कुछ ना कुछ अपनी वैकेंसी पे बादल आ ही जाते हैं। लेकिन 100% 30 के बाद में इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। और हम मुझे लगता है शायद पैनल इतने नहीं रहेंगे, क्योंकि जो लाइब्रेरी हॉल था ना जिसमें हमें बिठाया गया था तो एक ही हॉल, उसमें कितने सारे बच्चे, जैसे 8-8 तो हम थे, और 8-8 के वैसे 6 बोर्ड थे, 6 पैनल, जैसे 8-8 बच्चों के, तो 8-6 या 48 तो वो हो गए, उनको संभालने वाले 4-4 टीचर बैठे थे, है ना। और उनके कितने सारे हेल्पर दोस्तों, कितने सारे और लोग, ऐसे करके कम से कम 60-70 लोग और थे। अब एक हॉल में किसी भी कंडीशन में कोरोना अगर बाय द वे कोई बच्चा पॉजिटिव हो तो नहीं बच सकते हैं वो लोग, इतने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, हम भी नहीं बच सकते हैं। मुझे खुद को लग रहा था पता नहीं कोरोना से बचे हैं नहीं बचे हैं, लेकिन ये होता है ना। तो इसलिए सेफ्टी के लिए ज़रूरी था। मुझे लगता है बोर्ड कम कर दिए जाएंगे 13 के बाद में, उन लोगों को कुछ समझ भी नहीं आया इसलिए एक बार पोस्टपोन हो गया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है शायद बोर्ड कम कर दिए जाएंगे, मतलब एक दिन में 4 ही बोर्ड्स का इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी जाए। बट पोस्टपोन्ड आगे वाले नहीं होने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ करंट अफेयर्स तो थोड़ा सा तैयार रखें, क्योंकि अगर एक बार अपनी लय छूट गई ना फिर वापस से बनने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा तो नहीं हुआ, किसी के साथ भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही गलत हुआ है कि इंटरव्यू पोस्टपोन्ड हो गए, हम लोग बहुत दिन से लगे पड़े हैं। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी चल रही हैं, लेकिन अपन को उम्मीद नहीं छोड़नी है, लगे रहना है। करंट अफेयर्स से तो अपडेट रहिएगा प्लीज़, डेली के न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिएगा, बाकी देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, लगे रहिए, और चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।